हेलो फ्रेंड्स, ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे और कार्टेशियन और पोलर फॉर्म दोनों को ही आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। टेंजेंट, जिसे हम स्पर्शी कहते हैं, तो स्पर्शी होती क्या है, टेंजेंट होती क्या है किसी कर्व की। तो फ्रेंड्स, सपोज़ कीजिए आपके पास कोई कर्व है, कोई भी कर्व है आपके पास, और इसके ऊपर सपोज़ कीजिए कोई पॉइंट है P, या हमने कोई पॉइंट ले लिया P। मान लीजिए अब इसके नेबर में एक दूसरा पॉइंट है हमारा Q, ठीक है, हमारा कोई दूसरा पॉइंट है Q। अब हम P और Q को मिला देते हैं और एक लाइन खींच देते हैं। तो अब जैसे जैसे ये पॉइंट Q जो है वो P के पास आता जाएगा, वैसे वैसे आप देखेंगे जो आपकी PQ लाइन है वो एक दूसरी लाइन जिसे हम बोल देते हैं PT, उसकी तरफ को क्या होता चला जाएगा। यानी कि जैसे जैसे Q P की तरफ को आएगा, यानी जो पॉइंट Q है वो किसकी तरफ को आएगा, P की तरफ को, वैसे ही जो लाइन PQ है वो टेंस हो जाएगी किसकी तरफ को, TP की तरफ को। तो इस TP लाइन को ही हम उस केस में इस पॉइंट P पर क्या कहेंगे, इस कर्व की टेंजेंट कहेंगे। आइए अब नॉर्मल के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मल क्या होता है, किसी भी कर्व का किसी पॉइंट पर नॉर्मल, जिसे हम कहते हैं अभिलंब। तो अभिलंब क्या होता है, तो मान लीजिए जो ये TP है ये क्या है, हमारी टेंजेंट है इस पॉइंट P पर। तो अगर हम P से होते हुए एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो इस टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री का। यानी कि P से होते हुए अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें जो इस टेंजेंट पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इस लाइन को हम, अगर इसको हम N नाम दे देते हैं, तो ये जो PN लाइन होगी वो क्या कहलाती है, हमारी इस कर्व की नॉर्मल, यानी कि इस कर्व का क्या होगा, हमारा अभिलंब होगा। अब टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा पहले से ही, ये बात आपको कक्षा 12 में आपने ज़रूर पढ़ी होगी कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे x1, y1 हैं और y = fx हमारे कोई क्या दिया हुआ है, कोई कर्व दिया हुआ है, तो इस कर्व कि जो पॉइंट P पर जो टेंजेंट खिंचेगी उसका जो स्लोप होगा m, वो किसके बराबर होगा, dy/dx। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर, यानी कि x1, y1 पर जो dy/dx की वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट P पर इस दिए हुए कर्व के टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। अब आपने ये भी पढ़ा हुआ होगा कि किसी दिए हुए बिंदु से होके जाने वाली जो लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y - y1 = m × x - x1। अभी हमें अगर कोई कर्व दिया हुआ है जिसकी इक्वेशन y = fx है, उसके पॉइंट P पर जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, उसकी इक्वेशन हो जाएगी हमारी y - y1 = dy/dx एट पॉइंट x1, y1 इंटू में x - x1। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसकी सहायता से हम किसी भी कर्व की किसी दिए हुए पॉइंट पर स्लोप जो है वो मालूम कर सकते हैं, और उस स्लोप की सहायता से हम उस पॉइंट पर जो है टेंजेंट की इक्वेशन भी मालूम कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको अगर किसी पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, उस केस में आप क्या करेंगे, तो y = fx, आपको कोई कर्व दिया हुआ है, पॉइंट P है हमारा x1, y1, और इस पर आपको क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है। तो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा कि अगर दो आपके पास लाइन हैं और उनके जो स्लोप हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर, यानी वो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उस केस में उनकी जो स्लोप होती थी, उनकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी आया करती थी, -1। तो अगर आपके पास कोई लाइन दी हुई है और उसका स्लोप 2 है, तो इसकी परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1/2, क्योंकि इनकी जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1। यानी कि अगर आपको कोई लाइन दी हुई है, उसका आपको स्लोप मालूम है, और उसकी परपेंडिकुलर लाइन का अगर आपको स्लोप मालूम करना है, तो हम करते क्या हैं, उसका रेसिप्रोकल करके उसका साइन चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर आपको
माइनस का 1/3 कोई लाइन का स्लोप दिया हुआ है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप इसका रेसिप्रोकल करेंगे और उसका चिन्ह जो है वो बदल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा। तो अभी हमें मालूम है कि जो टेंजेंट होती है उसका स्लोप होता है dy/dx x1, y1 पॉइंट पर। तो जो इसकी परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप कितना हो जाएगा, dx/dy। अभी हम सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे 1 पॉइंट से होके जाने वाली लाइन की इक्वेशन का, और उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम जो है कृष्णा पब्लिकेशन की जो हमारी बुक है उससे सभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको। तो आप जो है उस बुक से जो है हेल्प ले सकते हैं और ज़्यादा, जिससे आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाए। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारे साथ जो है कमेंट बॉक्स में आकर के डिस्कस कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पर हम नॉर्मली करेंगे क्या, अगर आपके पास कोई कर्व है उसकी ये कोई टेंजेंट है, तो जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनाती है उसे हम इस सिंबल, जिसे हम क्या बोलते हैं, साई बोलते हैं, इस सिंबल से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो टेंजेंट होती है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रही है उसे हम क्या डिनोट करेंगे, साई से। और आपने कक्षा 12 में भी ये सीखा होगा, कक्षा 11-12 में सीखा होगा कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस यानी कोई लाइन है एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है अगर थीटा, तो m बराबर किसके होता है, tan थीटा के। यहाँ पर एंगल जो है वो साई है, तो m किसके बराबर हो जाएगा, tan साई के। यानी कि जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो किसके बराबर हो जाता है, tan साई के बराबर। आइए फ्रेंड्स, अब हम कुछ समस्याओं को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट t टू द सिक्लोइड x इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी, और दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस का कोस टी। तो आपको एक इक्वेशन दी हुई है x इक्वल टू a इंटू टी प्लस का साइन टी, और दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस का कोस टी। और आपको क्या करना है, पॉइंट t पर, किस पॉइंट पर, t पॉइंट पर इसकी टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो आपको मालूम करनी है। तो फ्रेंड्स, पहले तो आपको ये समझना कि पॉइंट t का क्या मतलब। पॉइंट t का मतलब ये है कि उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो ये वाला पॉइंट रहा होगा, और जो y कोऑर्डिनेट रहा होगा वो ये वाला पॉइंट रहा होगा। तो इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, इस दिए हुए कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो ये हमारा x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका स्लोप पता करना पड़ेगा m, और जो बराबर होता है dy/dx के। अब आपको अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दी हुई होती है तो dy/dx इसको हम लिख सकते हैं dy/dt और अपॉन में dx/dt। तो dy का हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, तो a तो हमारा कांस्टेंट है, a तो बाहर ही आ जाएगा, और 1 का 0 cos t का होता है माइनस के साइन t, तो वो प्लस हो जाएगा a साइन t, और अपॉन में dx का करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, t का हो जाएगा 1 और साइन t का हो जाएगा हमारा cos t। a से a कैंसिल आउट हो जाता है। अब इसको लिख सकते हैं हम 2 sin t/2 इंटू में cos t/2, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सॉरी ये cos t है हमारा, तो cos t का हो जाएगा हमारा, यहाँ पर dx/dt है तो sin t का हो जाएगा हमारा cos t। अब हम इसको लिख सकते हैं cos t को 2 cos स्क्वायर t/2 माइनस का 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाता है, और नेक्स्ट लाइन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक cos से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बटे कोस बचेगा, यानी कि वो आ जाएगा हमारा tan t/2। तो ये हमारा क्या निकल गया है, स्लोप निकल गया। अब हमारी जो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी y माइनस y1, तो ये हो गया a इंटू 1 माइनस का कोस t, और इक्वल टू में m जो आ गया हमारा tan t/2 इंटू में x माइनस x1, तो x1 आ जाएगा हमारे a इंटू टी प्लस साइन टी।
तो ये हमारी क्या आ जाती है, इस दिए हुए पॉइंट पर यानी कि पॉइंट टी पर टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाती है। तो फ्रेंड्स अब आइए दूसरी समस्या की तरफ को चलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है x की पावर m अपोन में a की पावर m प्लस y की पावर m अपोन में b की पावर m इक्वल टू 1। और आपको क्या करना है, x कोमा वाई पर इसकी टेंजेंट और नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो निकालनी है। किस पॉइंट पर, x कोमा वाई पॉइंट पर इसकी टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं जो हमारे पास कर्व दिया हुआ है इसको हम x और y में फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। वो हमारा है x की पावर m अपोन a की पावर m प्लस y की पावर m अपोन b की पावर m माइनस का 1। तो ये आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि हमें इस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी। तो सबसे पहले हमें इसका स्लोप पता करना पड़ेगा, लेकिन हम देख पा रहे हैं जो हमारी इक्वेशन दी हुई है वो एक एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन आपने पढ़े होंगे। तो ये इम्प्लिसिट फॉर्म में यानी कि अस्पष्ट रूप में लिखी हुई है, यानी कि यहाँ से x या y की वैल्यू निकालना ईजी नहीं है। निकाल तो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको हम आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। निकाल ही पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जो पावर्स वगैरह हैं वो फ्रैक्शन में आ जाएंगी। तो उस कंडीशन में हम मतलब कि हमें जो dy/dx निकालना होता है उसके लिए तरीका होता है dy/dx इक्वल टू होता है माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स और बटे में डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से क्या करते हैं, dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब df अपॉन dx यानी कि x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करना है। पार्शियल में आपको पता होगा फ्रेंड जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके अलावा जो अदर हमारे वेरिएबल हैं वो कांस्टेंट की तरह वर्क करते हैं। तो जब हम इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा mx की पावर m माइनस 1 अपोन में a की पावर m, और ये बाकी कांस्टेंट की तरह काम करेंगे तो इनका ज़ीरो हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा my की पावर m माइनस 1 बटे में b की पावर m, और बाकी इन दोनों का हो जाएगा हमारा ज़ीरो। m से m हमारा कैंसिल आउट हो गया तो ये आ जाएगा हमारा माइनस, ये ऊपर पहुंच जाएगा यानी कि b की पावर m इंटू में x की पावर m माइनस 1 और बटे में a की पावर यहाँ m आएगा a की पावर m और अपोन में हो जाएगा हमारा a की पावर m और इंटू में हो जाएगा y की पावर m माइनस 1। तो ये आ गया हमारा dy/dx की वैल्यू। अब हमें क्या करना है इस पॉइंट पर, यानी कि जो ये पॉइंट आपको दिया हुआ है इस पर हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, टेंजेंट और नॉर्मल की। तो कितनी हो जाएगी हमारी फ्रेंड्स वैल्यू y, यहाँ पर क्योंकि x कोमा y पॉइंट की तरह काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम स्मॉल y और स्मॉल जो हमारे स्मॉल y हैं या कैपिटल y हैं उनका यूज़ हम नहीं करेंगे। मतलब कि स्मॉल x और स्मॉल y का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम उनके लिए यानी कि जो वेरिएबल हैं वो x कैपिटल x और कैपिटल y कंसीडर कर लेते हैं। यानी कि जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी हमारी x माइनस x1 इक्वल टू में m जो आ गया हमारा माइनस की b की पावर m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 अपोन में a की पावर m इंटू वाई की पावर m माइनस 1 इंटू में y माइनस यहाँ आता है हमारा y माइनस y1 और इंटू में m इंटू एक्स माइनस का x1। तो ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन निकल जाएगी। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अभी जो नॉर्मल है उसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो जो नॉर्मल होगा उसकी इक्वेशन आपको पता है, बस हमारा जो ये स्लोप है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल के उल्टा करके इसका हम साइन चेंज कर देंगे। a की पावर m इंटू में y की पावर m माइनस 1 बटे में b की पावर m इंटू में x की पावर m माइनस 1। तो जो हमारी इक्वेशन है नॉर्मल की जो इक्वेशन होगी वो हमारी हो जाएगी y माइनस का y1 इक्वल टू m। तो a की पावर m इंटू वाई की पावर m माइनस 1 अपॉन b की पावर m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 टू में x माइनस x1। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको जो है समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से
नॉर्मल या फिर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, चाहे हमको जो फंक्शन है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ हो, चाहे हमें वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में दिया हो। और अगर सिंपली कार्टेशियन फॉर्म में सिंपली दिया हुआ तो उसके लिए तो हम आसानी से फिर जो इक्वेशन होंगी हमारी उसकी सहायता से हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन आसानी से पता कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम ये देखेंगे कि हम दो कर्वों के बीच का जो पॉइंट मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर हमें उस पॉइंट पर दो कर्वों के बीच का जो एंगल है अगर वो मालूम करना हो उस पॉइंट पर, तो हम किस तरीके से मालूम करेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसके लिए आपको फ्रेंड्स याद रखना, अगर सपोज़ कीजिए आपके पास एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, और आपको इस पॉइंट पर क्या करना है, जो आपको कर्व दिए हुए हैं ये दोनों, इस पॉइंट पर जहाँ पर ये काट रहे हैं इन पर आपको क्या करना है, एंगल मालूम करना कि कितने एंगल पर काट रहे हैं। तो हम करेंगे क्या, सिंपली ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर दोनों कर्वों की टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। अब टेंजेंट है, मान लीजिए एक टेंजेंट का स्लोप m1 है और एक का स्लोप हमारा m2 है। तो इन टेंजेंटों के बीच का जो भी एंगल रहा होगा वही क्या होगा, हमारा इन दिए हुए कर्वों के बीच का एंगल होगा। और उसको हम tan थीटा इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 इस फॉर्मूले की सहायता से मालूम कर सकते हैं। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया है, तो आप जो है हमारी जो पिछली वीडियो उसमें जाकर इसको देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम ये जानते हैं कि जो लेंथ है टेंजेंट की या फिर नॉर्मल की या फिर सब टेंजेंट और सब नॉर्मल की जो लेंथ होती हैं वो कितनी कितनी होती हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास एक कर्व दिया हुआ है और ये कर्व जो है इस पॉइंट P पर, ये इसकी हो गई हमारी टेंजेंट, इसे हम बोल देते हैं T नाम और इसको हमने दे दिया P नाम, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे x, y हैं। और ये हो गई इसकी नॉर्मल, इसे हम दे देते हैं n नाम। क्या नाम दे दिया जाता है इसको, n नाम दे दिया हमने। तो ये x, y है, तो यहाँ से इस पर हमने डाल दिया परपेंडिकुलर। तो ये जो हमारी, इसको अगर हम m नाम दे दें तो जो PM है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा y के। और जो टेंजेंट है वो एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है इसको हमने मान लिया ये है हमारा कितना, साई है। ये y हो गया साई। अब हमें क्या निकालना है, एक तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी कि जो स्पर्शी है उसकी लंबाई से मतलब क्या है, जो पॉइंट P है यानी जिस पॉइंट पर हमने स्पर्शी खींची और ये स्पर्शी एक्स एक्सिस को कहाँ पर काट रही है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो ही हमारी क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि PT जो होगी वो हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी। अब फ्रेंड्स आपको एंगल मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनस आपको मालूम करनी है। तो आपने पढ़ा होगा जो साइन थीटा होता है, साइन साई होगा वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा y और हाइपोटेनस हो गई PT। तो यहाँ से हम PT अगर निकालना चाहें तो साइन साई आ जाएगा यहाँ और वो रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा, कोसेक साई। और आपको पता कोसेक को हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में 1 प्लस का कोट स्क्वायर साई। तो y और जो कोस है इसको हम लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर साई। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर साई, क्योंकि tan साई किसके बराबर होता है, dy/dx के। तो इसको हम लिख सकते हैं dx/dy का होल स्क्वायर, यानी कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो हमारी किसके बराबर हो जाएगी, y इंटू 1 प्लस dx/dy का होल स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूले जो हैं वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली जो आपकी फ़िगर है आप फिगर को समझने का प्रयास कीजिए और आप इस फिगर की सहायता से आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल जो है वो किसके बराबर होगी, जो हमारी लेंथ ऑफ नॉर्मल है। तो जो लेंथ ऑफ नॉर्मल होगी वो बराबर हो जाएगी हमारी किसके, PN के। किसके बराबर होगी, PN के।
अब फ्रेंड्स ये अगर हमारा साई एंगल है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा हमारा 90 माइनस साई, क्योंकि आपको मालूम है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो ये 90 माइनस साई। अब ये जो है हमारा 90 है, ये 90 माइनस साई है, तो ये कितना बचेगा हमारा 90 में से इसको घटा देंगे तो वो कितना आ जाएगा साई, तो ये हमारा साई आ जाएगा। अब हमें मालूम करना है यहाँ पर Pn, तो जो Pn है अगर वो हमें मालूम करना है, यानी कि अब हमें इस तरफ से जो है Pm की तरफ से देखना होगा, तो हमें क्या मालूम है, आधार मालूम है और हमें एक जो कर्ण है वो मालूम करना है। तो आधार और कर्ण आ जाते हैं हमारे कोस के फॉर्मूले में, तो कोस साई बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कोस साई जो है वो बराबर हो जाएगा, बेस हो गया y और हाइपोटेनस हो गई हमारी Pn। तो यहाँ से अगर मैं Pn की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी y sec साई। तो Pn की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, y sec साई। अब sec साई को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में 1 प्लस का tan स्क्वायर साई, और tan साई जो है वो बराबर हो जाएगा हमारा tan होता है हमारा dy बटे dx के बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड जो हमारी सब टेंजेंट होगी और जो हमारी सब नॉर्मल होगी। अब जो सब टेंजेंट है उससे मतलब क्या है, सबसे पहले तो आपको फ्रेंड्स ये समझना होगा। अब हमारी जो टी है वो टेंजेंट है, तो पी पॉइंट से हमने क्या करा, परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पर, तो ये कहाँ कर रहा है कट, एम पॉइंट पर, और ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, टी पॉइंट पर। तो जो टी एम होगा यानी कि टी से एम तक की जो दूरी होगी वही हमारी हो जाएगी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब हमें टी एम पता करना है, तो हमें क्या क्या मालूम है, यानी कि एंगल मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है और हमें बेस मालूम करना है। तो बेस निकालने के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला कोस साई का, तो कोस साई बराबर हो जाएगा बेस अपॉन में, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस आता है हमारा tan वाले फॉर्मूले में, तो tan साई हम फॉर्मूला लगाएंगे और tan साई बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से अगर हम Tm की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी y कोट साई, और ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा हमारा dx बटे dy। इसी तरीके से हम जो सब नॉर्मल है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो जो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होगी वो भी सिंपली इसी तरीके से होगी, यानी कि जो नॉर्मल है वो कहाँ कट कर रहा है, एन पॉइंट पर, परपेंडिकुलर कहाँ कट कर रहा है, एम पर। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी हुई यानी कि एम एन, वही हमारी क्या होगी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, यानी कि जो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होगी वो हमारी एम एन होगी। हमें निकालना है एम की वैल्यू, इसमें भी आप देख पा रहे हैं बेस और परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ये बेस का काम करेगा या परपेंडिकुलर का। तो tan साई जो है वो बराबर हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस हो गया हमारा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर हो गया हमारा कितना mn, और जो बेस है वो हो गया हमारा y। तो यहाँ से mn की जो वैल्यू निकलेगी वो आएगी हमारी y tan साई, तो जो tan साई है वो हो जाएगा हमारा dy बटे dx के बराबर। तो ये हो गई हमारी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा जो ये बताई जा रही बातें हैं वो आसानी से समझ में आ रही होंगी। आप अगर एक या दो बार इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे, समझ के आप जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से बातें समझ में आ जाएंगी, बशर्ते आप जो है चित्रों का ज़रूर ध्यान रखें। आप जो भी डायग्राम में समझाया जा रहा है यानी कि डायग्राम के साथ साथ जो है सीखने का प्रयास करते रहें। आइए फ्रेंड्स अब हम पोलर कोऑर्डिनेट और पोलर फॉर्म में टेंजेंट और नॉर्मल इक्वेशन निकालना सीखेंगे, और ये भी सीखेंगे कि दो अगर आपको कर्व दिए हुए हैं पोलर फॉर्म में तो उनके बीच का एंगल हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट मान लीजिए आपके पास क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस,
ये हो गया हमारा ओरिजिन। लेकिन यहाँ पर जो पोलर फॉर्म है उसमें उसके केस में हम इसे ओरिजिन ना कह के क्या कहा जाता है, इसको पोल, यानी कि इसे हम ध्रुव कहते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट P है और P से ये जो पोल आपको दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी r है। इस दूरी को ही हम क्या कहते हैं, रेडियस वेक्टर, यानी कि जो OP है जिसे हम r कह रहे हैं ये क्या है, हमारा रेडियस वेक्टर है। अब मान लीजिए जो OP है वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो ये जो हमारा थीटा है इस एंगल को कहा जाता है वेक्टोरियल एंगल। तो ये जो पॉइंट P होगा इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r, थीटा, और ये क्या कहलाते हैं, पोलर फॉर्म में इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा आपको। अब हम कार्टेशियन और जो ये पोलर फॉर्म है इन दोनों में रिलेशन होता है जो हमें मालूम होना चाहिए। x जो है वो बराबर होता है r कोस थीटा के और जो y है वो बराबर होता है r साइन थीटा के। अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो मेरे पास रिजल्ट आएगा x² + y² = r²। और अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं तो tan थीटा जो है वो निकल के आ जाएगा y/x। तो आपको ये जो पॉइंट्स हैं आपको फ्रेंड्स याद रखने हैं। आइए अब रेडियस वेक्टर और जो हमारी टेंजेंट है उनके बीच एंगल, कितना एंगल होगा और उसको हम किस तरीके से मालूम करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। बस चित्रों का आपको ध्यान रखना है, जो डायग्राम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको फिर मतलब कि रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप जो है समझने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर आपको बाय डायग्राम बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो मान लीजिए फ्रेंड्स आपके पास ये कोई कर्व है और ये हमने क्या मान ली, इसकी टेंजेंट मान ली किसी पॉइंट P पर, ये इसकी टेंजेंट हो गई। और इस P को अगर मैं O से मिला दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस वेक्टर जिसे हम R कह रहे हैं। टेंजेंट इसको हमने नाम दे दिया T बोल दिया। अब ये जो टेंजेंट है वो मान लीजिए कितना एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, इसको हम रेडियस वेक्टर को भी आगे बढ़ा देते हैं। अब हमने मान लिया जो ये रेडियस वेक्टर है और जो टेंजेंट है इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, हमारा फाई। तो हमें इस फाई के लिए ही एक रिलेशन अब निकालना है। अब जो ये वेक्टोरियल एंगल है उसको हम मान लेते हैं थीटा। यहाँ से क्या करते हैं, इस पे डाल देते हैं परपेंडिकुलर। तो अगर ये हमारा फाई है तो ये वाला जो एंगल होगा, ये लाइन और ये वाली लाइन, यानी कि ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा फाई ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो एंगल हैं वो कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट। जब हम दो लाइनों को क्रॉस कराएं या दो लाइन आपस में क्रॉस करें तो ये जो सम्मुख कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षा अभिमुख कोण। तो फ्रेंड्स आपने एक एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी ज़रूर पढ़ी होगी जिसे हम बोलते हैं बहिष्कोण। यानी कि अगर हम किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाएं तो ये जो बढ़ी हुई भुजा है त्रिभुज की अन्य भुजा के साथ जो एंगल बना रही है इसे क्या कहते हैं, बहिष्कोण कहते हैं। और ये जो एंगल होता है वो इन दोनों एंगलों के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर भी यही कंडीशन बन रही है, यानी कि जो ये साई एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। तो साई जो है वो किसके बराबर होगा, थीटा प्लस फाई के। यानी कि जो टेंजेंट वाला एंगल है वो वेक्टोरियल एंगल और जो हमारा टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच एंगल बन रहा उनके सम के बराबर होता है। फ्रेंड्स आपको एक रिलेशन याद रखना है। क्या रिलेशन ये है कि जो tan फाई है वो बराबर होता है r d थीटा बटे dr के। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। इसी रिलेशन से हम क्या करते हैं, यानी इसी फॉर्मूले की सहायता से हम जो हमारा रेडियस वेक्टर है और जो हमारी टेंजेंट है उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं फ्रेंड यहाँ से कोट फाई की वैल्यू निकालता हूँ तो कोट फाई की वैल्यू आ जाती है मेरी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/r dr बटे d थीटा।
तो इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि इसका भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि कई बार आप सीधे वैसे इसी से भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन जो है आपको ये पॉइंट भी याद होना चाहिए क्योंकि बार बार यूज़ में आएगा तो आपको ये मालूम हो। फ्रेंड्स, दो वेक्टरों के बीच यानी कि आपको दो कर्व दिए हुए हैं, उनके बीच का एंगल हम कब मतलब कि किस तरीके से मालूम करेंगे अगर आपको जो कर्व हैं वो पोलर फॉर्म में दिए हुए हों। तो अगर पोलर फॉर्म में दिए हुए हैं तो मान लीजिए पहले वाले कर्व के लिए जो हमारा एंगल है किस किस के बीच का, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का वो φ1 है, और दूसरे कर्व के लिए φ2 है। तो जो दोनों आपके पास कर्व दिए हुए होंगे उनके बीच का जो एंगल होगा वो हो जाएगा आपका φ1 डिफरेंस φ2, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं मोड ऑफ φ1 माइनस φ2। ये जो है दो कर्व जो कि आपको पोलर फॉर्म में दिए हुए हैं उनके बीच का एंगल का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले की सहायता से यानी कि इसकी सहायता से ही हम क्या करेंगे, दो कर्व जो कि आपको पोलर फॉर्म में दिए हुए हैं उनके बीच का एंगल पता करेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम सवालों की तरफ आते हैं जिससे आप जो है और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ। फ्रेंड्स, थोड़ा सा वक्त लगेगा इंक भरने के लिए, तो असुविधा के लिए माफ़ी चाहते हैं। फ्रेंड्स, आपको सवाल दिया हुआ है सो दैट द पैराबोला, एक पैराबोला दिया हुआ है आपको r इक्वल टू आपको दिया हुआ है a/1 प्लस कोस थीटा, और दूसरा आपको कर्व दिया हुआ है r इक्वल टू b/1 माइनस कोस थीटा, और आपको प्रूव करना है कि ये इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली यानी एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, मीन्स इनके बीच का एंगल कितना शो करना है, 90 डिग्री। तो आइए फ्रेंड्स सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है, दोनों तरफ लॉग ले लेना, क्योंकि अगर मैं इसी तरीके से इसका डिफरेंशियल करूँगा तो उस केस में क्या होगा, मैं जो है tan फाई, अभी आपने पढ़ा tan फाई की वैल्यू यानी कि फ़ाई की वैल्यू मैं निकाल नहीं पाऊँगा आसानी से, क्योंकि tan फाई जो है वो बराबर होता है हमारा r डी थीटा बटे डी आर के। तो मैं आसानी से वैल्यू निकाल ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि r यानी कि हमें डी थीटा बटे डी आर तो मिल जाएगा, फिर हमें इनटू करनी पड़ेगी। यानी कि क्या होगा ऐसी स्थिति में, जो हमारी कैलकुलेशन का वर्क है वो थोड़ा सा टिपिकल बन जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम करते क्या हैं, दोनों तरफ पहले लॉग ले लेते हैं। तो लॉग r जो है वो बराबर हो जाएगा log a माइनस log 1 प्लस कोस थीटा की, क्योंकि log x बटे y इक्वल होता है log x माइनस log y के। अब हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ का डिफरेंशियल, तो log r का हो जाएगा 1/r, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, फिर r का करेंगे तो आ जाएगा डी आर बटे डी थीटा। ये कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल 0, यहाँ पर आ जाएगा 1/1 प्लस कोस थीटा, फिर इसका करेंगे 1 का 0, कोस थीटा का हो जाता है हमारा माइनस का साइन थीटा। और ये आपको दिख रहा होगा, ये बन रहा है हमारा कोट फाई का फॉर्मूला। तो कोट फाई जो है वो बराबर हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया साइन थीटा, और साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू में कोस थीटा बाय 2, और यहाँ पर 1 को कैंसिल आउट करने वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, माइनस से माइनस प्लस माइनस 2 से 2, और इसमें इससे कट जाएगा। तो हमारा जो कोट फाई है वो बराबर हो जाएगा tan थीटा बाय 2 के। तो कोट फाई बराबर हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस यानी कि पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। कोट से कोट कैंसिल होगा तो जो फाई है वो हमारा आ जाएगा कितना, पाई बाय 2 माइनस का थीटा बाय 2। तो इसको मैं बोल देता हूँ φ1। तो φ1 हमारा आ गया पाई बाय 2 माइनस का थीटा बाय 2। अब जो हमारा दूसरा कर्व है इसको भी सेम ऐसे ही हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से log r जो है वो बराबर हो जाएगा log b और माइनस का log 1 माइनस का कोस थीटा। डिफरेंशियल करते हैं, यह आ जाएगा 1/r डी आर बटे में डी थीटा, इसका डिफरेंशियल 0, इसका हो जाएगा 1 माइनस का कोस थीटा, फिर 1 का 0 और कोस थीटा का माइनस तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा।
तो ये बन जाएगा हमारा कोट फाई, और इसको लिख दूंगा माइनस का 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू में कोस थीटा बाय 2 1 माइनस, और यहाँ पर हमें 1 कैंसिल आउट करने वाला फॉर्मूला लगाना, तो मैं लिखूँगा 2 कोस स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा को क्या लिख दूंगा मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो माइनस का 1 और ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी भी है तो ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, और नेक्स्ट लाइन में 2 से 2 और 1 साइन से 1 साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा माइनस का कोस बटे साइन, यानी कि कोट थीटा बाय 2 कोट फाई इक्वल टू, अब इसको मैं लिख सकता हूँ कोट, क्योंकि हमारा कोट माइनस में जो होता है वो एक इस क्वाड्रेंट में होता है और एक चौथे क्वाड्रेंट में, यानी कि इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में। तो अगर हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल मेज़र करना है तो मैं सेकंड में पहुंच जाऊंगा। सेकंड में आपको पता है 180 माइनस करके लिखा जाता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा बाय 2, तो हमारा माइनस का कोट थीटा बाय 2 आएगा। तो यानी कि जो फाई है उसकी वैल्यू आ गई हमारी पाई माइनस का थीटा बाय 2। तो इसे मैं फाई 2 नाम दे देता हूँ, इसे फाई 1। तो जो हमारे पास कर्व दिए हुए हैं उनके बीच का एंगल आ जाएगा मोड ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2, यानी कि वैल्यू रख देते हैं। तो ये आ गई हमारी पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 और माइनस का पाई और प्लस का थीटा बाय 2। तो इससे कैंसिल हो जाता है, और यहाँ से हम लेंगे तो माइनस पाई बाय 2 और मोड है तो इसलिए आ जाएगा पाई बाय 2, यानी कि जो दोनों कर्व हैं उनके बीच का एंगल आ गया हमारा 90 डिग्री। मीन्स जो दोनों कर्व हैं वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली यानी कि लंबवत काट रहे हैं।